हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसको कंटिन्यू करके रखेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ना हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप में बना। अगर हम मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे अगर आप मैप देखते हैं तो वहाँ पर आप पाएंगे यूरोपियन उस टाइम पे कोई नेशन स्टेट नहीं था, वो डिफरेंट कंट्री किंगडम्स में डिवाइड था। जर्मन, इटली, स्विट्ज़रलैंड जैसे ये जो आज जो नेशंस हैं वो उस समय डिफरेंट किंगडम्स टचेस में डिवाइड हुआ करते थे, जिनको ऑटोक्रेटिक लोग रूल करते थे। अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात कर लें तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, जो जिसके अंतर्गत डिफरेंट भिन्न डाइवर्सिटी के डाइवर्स पीपल रहते थे, ठीक है। तो ये जो डाइवर्स पीपल थे ये कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे, यानी कि इनकी कोई सामूहिक आइडेंटिटी नहीं थी, ना ही इनका कोई कॉमन कल्चर होता था, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादातर अलग भाषा बोलते थे, इनके जो एथनिक ग्रुप थे वो भी अलग हुआ करते थे। तो ये जो पैच वर्क था, इसी पैच वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर इसी पैच वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसी कंट्री को उस टाइम पे रूल करता था। इस एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज या भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, डिफरेंट रीजन्स में रहते थे, ठीक है ना। इसमें इंक्लूड होता था एल्पाइन रीजन, जहाँ पे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सटरलैंड के लोग रहते थे, साथ ही साथ बोहेमिया, जो कि एक एरिस्टोक्रेसी प्रीडोमिनेंट जर्मन स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। इसके अलावा इटालियन स्पीकिंग लोग भी रहते थे। ये लोग रहते थे लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रोविंस में। हंगरी में जो आधी पॉपुलेशन थी वो मैगियर बोलती थी, और जो बाकी आधी पॉपुलेशन थी वो डिफरेंट तरीके की बोली बोलती थी ना। इस बोली को इंग्लिश में डायलेक्ट बोलते, ठीक है। यानी कि होती मैगियर थी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग वैरायटी की बोली हुआ करती थी। अगर ग्लेशिया की बात करें तो यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। इसके अलावा 3 और डोमिनेट ग्रुप थे, जो कि इसी हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्री के अंतर्गत रहते थे। इसमें जो मेजॉरिटी थी वो थी किसानों की। अब ये कौन थे? इन किसानों में बोहेमियन, स्लोवाक के लोग थे जो कि नॉर्थ में लेके रहते थे, और कैर्नियोला के स्लोवेन और क्रोट्स साउथ में रहते थे, राउमन्स ईस्ट के तंसवालिया में रहते थे। इसके अलावा ये जो सेंस था, मतलब इतने लोग, चाहे बोहेमियन हो, चाहे पोलिश स्पीकिंग अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे इटालियन स्पीकिंग लोग हों, चाहे पेसेंट्स हो, डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग हों, ये सब को एक पॉलिटिकल यूनिट, इन सब में एक पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस डालना या उनको प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे। इनको सिर्फ एक ही चीज़ बाइंड करके रखती थी, एक ही चीज़ जोड़ के रखती थी, वो ये चीज़ थी कि ये जितने भी लोग थे, जितने भी डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल्स थे, अलग अलग रीजन में रहने वाले जो पीपल्स थे हैब्सबर्ग के, उनको सिर्फ एक ही चीज़ जोड़ती थी, वो थी ये सब एम्परर के अलायंस थे, यानी कि उनके साझेदार थे। तो मतलब नेशनलिज्म, फिर ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का फिर कैसे स्टार्ट हुआ ना। अगर हम अरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास की उस टाइम पे बात करें तो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था वो मोस्टली सोशली चाहे कह लें या पॉलिटिकली कह लें, ये अरिस्टोक्रेसी द्वारा डोमिनेट किया जाता है। जो याद रखिए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट सोशली एंड पॉलिटिकली अरिस्टोक्रेसी द्वारा डोमिनेट किया जाता था। अगर हम अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो अरिस्टोक्रेसी वो क्लास होती है जो कि कह सकते मोनार्कियल हो, यानी कि जो राजघराने से रिलेटेड रखती है,
उनको अरिस्टोक्रेसी क्लास कहा जाता है ना। इसके जो मेंबर्स थे, ज़्यादातर जो अरिस्टोक्रेसी क्लास के जो मेंबर थे वो एक ही तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे, चाहे वो कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में रहते हैं, वो एक ही तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे। उनके पास अपने स्टेट हुआ करते थे, उनके पास अपने टाउन हाउसेस हुआ करते थे, और अपने आप को डिप्लोमेसी और हाई क्लास में रहने के लिए वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, मतलब उस टाइम पे फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको एक हाई सोसाइटी से रिलेट किया जाता था। उनकी जो फैमिलीज़ थी वो ज़्यादातर शादी के माध्यम से, शादी के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होती थी। और जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थे, ये जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थे वो नंबर में बहुत कम होते थे, मतलब इफ़ यू कैन से तो काउंटिंग में कम होते थे। और जो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, अगर अरिस्टोक्रेसी कम है तो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो किसानों से बनी थी, पेसेंट से बनी थी। अब अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो जो लैंड हुआ करते तो जो ज़मीन होती थी उसको ज़्यादातर टेनेंट या छोटे लैंड होल्डर्स फार्म करते थे उस पर। और अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात किया करें तो वहाँ पे शेर्फ कल्टीवेट करते थे, यानी कि जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीनों को कौन कल्टीवेट करते थे? शेफ़ ना। शेफ़ का मतलब होता है कृषि दास। ये वो दास होते हैं जिनको खाना पीना उनके मालिक देते हैं और बदले में वो उनकी ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं। नीचे जाते हैं, अगर हम ये देखते हैं जो वेस्टर्न जो पार्ट था और जो सेंट्रल यूरोप का जो पार्ट था, वहाँ पे उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ पे ट्रेड हो रहा था। अब ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं जो शहर थे, जो टाउन्स थे, उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल था। उस साइड में जो सेंट्रल यूरोप और जो वेस्टर्न साइड था वो बेसिकली कमर्शियल क्लासेस के रूप में उभर रहा था। क्यों उभर रहा था ये कमर्शियल क्लासेस के रूप में? इसलिए उभर रहा था क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो मार्केट के पर्पज़ से होता था। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी 18th सेंचुरी में। बट जो फ्रांस था और जो जर्मन के जो कुछ पार्ट्स थे उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ही हुई है। ठीक है, नाउ इसी समय न्यू सोशल ग्रुप बिग एग्जिस्टेंस में आया। अब ये न्यू सोशल ग्रुप कौन सा था? ये जो न्यू सोशल ग्रुप था ये मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी और मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी। यहाँ पे अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, ये मिडिल क्लास लोग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल के ज़रिए बनते थे ना। अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप्स की बात करें तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास के जो ग्रुप थे वो बहुत कम थे। 19th सेंचुरी तक यहाँ पे मिडिल क्लास के ग्रुप बहुत कम थे। और ये जो इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। तो मतलब ये जो मिडिल क्लास था इनमें जो एजुकेटेड और जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच में ये जो नेशनलिटी का जो विचार है वो निकल के आया। उनके दिमाग में ये आया कि हमको अरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए और एक जो लोगों के बीच में जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन यूनिटी है उसको उभार के लाना चाहिए। ना नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द व्हाट इज़ लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक, जब हम लिबरल की बात करते हैं, लिबरल का मतलब होता है खुली सोच, यानी कोई बंदिश नहीं, यू हैव ए फ्रीडम टू थिंक। ठीक, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? नाउ ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? तो अगर हम देखें द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो
आइडिया था 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म को रिलेट करता था। अब जो टर्म लिबरल था वो लैटिन वर्ड से निकल के आया था, लिबर, जिसका मतलब फ्री था। तो जो न्यू मिडिल क्लास फैमिली थी, क्लासेस थे, उनके लिए लिबरलिज्म इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी फ्रीडम या कानून के आगे इक्वालिटी बिफोर लॉ थी, यानी कानून के आगे सब एक बराबर हैं। तो ये मिडिल क्लास की सोच थी। और अगर हम पॉलिटिकली देखा जाए तो जो लिबरल था वो ज़्यादातर गवर्नमेंट लोगों के कंसेंट द्वारा बनाने पर डिपेंड था। मतलब अगर गवर्नमेंट बने तो वो लोगों के कंसेंट, लोगों की सहमति से बने, तो ये पॉलिटिकली लिबरल का मतलब था। ठीक है, तो आप ये देखिए जो मिडिल क्लास थी उसके अकॉर्डिंग लिबरल का मतलब है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम और कानून के आगे सब लोग एक बराबर हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग लिबरल का ये था कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के कंसेंट से बने। ठीक है, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान से ही जो लिबरल था उसका मतलब था कि अरिस्टोक्रेसी और प्रिविलेज क्लास को ख़त्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अपनी एक गवर्नमेंट बनाए जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हो पार्लियामेंट में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबरलिज्म का मतलब यही था कि एरिस्टोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेज को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन बना के एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाए जो कि पार्लियामेंट में लोगों को रिप्रेजेंट करे। 19th सेंचुरी आते आते लिबरलिज्म ने ज़्यादातर इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी पे, मतलब सबकी अपनी प्रॉपर्टी पे स्ट्रेस ऑन किया। ठीक है, पर इतना होने के बाद भी कि मतलब लिबरल के इतने मतलब निकलने के बाद भी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ था वो उस समय पूरी दुनिया में सबके लिए नहीं था। मतलब it did not necessarily stand for universal suffrage. Why did not necessarily stand for universal suffrage? ये मतलब सबके लिए क्यों नहीं था? उस समय जो लॉ थे वो मेंस और वुमेंस के लिए अलग थे। ठीक है, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें जो कि फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी का, तो उस टाइम पे जो राइट टू वोट था वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास था जिनकी खुद की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। तो मतलब उस समय यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, मतलब यूनिवर्सल सफरेज के अकॉर्डिंग नहीं था। उस समय जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी ओन करते हो सिर्फ वही वोट दे सकते थे। मेन और वुमेन वोट नहीं दे सकते। वुमेन्स तो एकदम एक्सक्लूडेड थी और मेन भी वो मेन एक्सक्लूड थे, उन मेन को हटाया गया था जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो जो इक्वालिटी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ थी, वो उस समय एक्सेप्टेबल नहीं थी। वाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल? क्योंकि उस समय जो प्रॉपर्टी होल्डर थे जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स थे, उन्हीं मेंस के पास वोटिंग राइट्स थे। ये याद रखिए, सिर्फ मेंस के पास वोटिंग राइट्स थे जिनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जिन मेंस की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे और वुमेंस को कम्प्लीटली इस पॉलिटिकल राइट से हटा दिया गया था। यानी कि वुमेंस के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। लेकिन ये जो सफरेसी, ये जो पॉलिटिकल जो राइट्स थे, ये जब जैकोबिन की सरकार बनी थी, जो जैकोबिन्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, याद रखिए जो जैकोबिन्स थे रोजियोस के अंतर्गत, उनके अंतर्गत ये पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय किए गए थे। लेकिन तब भी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार उस टाइम पे, तब भी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जितने भी मेल अडल्ट थे वो वोट दे सकते थे, यानी कि चाहे उन मेल्स के पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जब नेपोलिक कोड, however the Napoleonic Code went back
to limited surface and reduced women to status of minor. लेकिन जैसे नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस हुआ तो ये वापस अरिस्टोक्रेसी सिस्टम में चले गए. उन्होंने जो सरफेस सिस्टम था उसको लिमिट कर दिया. अगेन कैसे लिमिट कर दिया? पहली बात, वुमेन का स्टेटस रेड्यूस करके उनको माइनर कर दिया गया. ठीक है, वो अगर वो कुछ करती भी हैं तो वो अपने हस्बैंड या फादर की अथॉरिटी के अंदर ही करेंगे. मतलब वुमेन्स इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो एक माइनर में आ गई, उनको डिपेंडेंट कर दिया गया. उनको कुछ भी करना है तो अपने फादर या हस्बैंड से पूछ के करें. और जो मेंस थे, अगेन वही बात हो गई, जो मेंस थे जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे पाएंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे पाएंगे. ठीक है, ये चीज़ पूरे 19th सेंचुरी में चली और 20th सेंचुरी की शुरुआत में वुमेन्स और जो नॉन प्रॉपर्टीज़ मेन थे उन्होंने इस पॉलिटिकल राइट के खिलाफ, मतलब अपनी इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए डिमांड करने के लिए एक मूवमेंट करी. तो अब अपोजिशन मतलब विद्रोह किया जो वुमेन्स, मतलब पूरी 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में वुमेन्स और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, नॉन प्रॉपर्टीड मैन वो थे जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने ये जो पॉलिटिकल राइट्स थी जो कि प्रिविलेज्ड यानी कि प्रॉपर्टी मेल्स को थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. उन्होंने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि उनके पास भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, यानी कि उनके पास भी वोट, सरकार बनाने के लिए वोट देने का अधिकार होना चाहिए. अगर हम इकोनॉमिक उसमें देखें तो लिबरल का मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट और जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टैंड में अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो लिबरलिज्म था कि मार्केट को पूरी तरीके से आज़ादी हो और जो हर स्टेट, जब गुड्स एक जगह से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो डिफरेंट तरीके के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए. ठीक है, तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब ये था. सी अब अगर हम इफ़ वी मूव बैक, अगर हम पीछे की तरफ वापस जाएं तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था कि इंडिविजुअल फ्रीडम और क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, सब लॉ के आगे इक्वल हो. अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो लिबरलिज्म का मतलब है कि पूरी आज़ादी हो मार्केट करने की और जो स्टेट बाय स्टेट जो रिस्ट्रिक्शन गुड्स और कैपिटल्स को यहाँ से वहाँ या उनके मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन लगते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए. ये इकोनॉमिकली था. ठीक है, नाउ 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी वो उन्होंने एक डिमांड रखी थी. उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. Napoleon's administrative measure had created out countless small principalities of confederation of 39 state. ठीक है, जो नेपोलियन थी, जो नेपोलियन की प्रशासनिक मेजर थे, उसने एक 29 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई. ठीक है, नाउ ये जो ईच थी इनकी अपनी ही करेंसी थी, इनके अपने ही वेट थे, उनके अपने ही मेजर्स थे. ठीक है, अब ये जो मर्चेंट्स थे, मतलब इट वाज अ एग्जांपल, रिमेंबर ये एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि नेपोलियन ने क्या किया. अब जो मर्चेंट्स थे वो 1833 में अगर वो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में अपने गुड को बेचने जाते थे तो उनको 11 तरीके के कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था. ठीक है, वो जितनी बार गुजरते थे उनका 5% का जो कस्टम ड्यूटी थी वो 11 कस्टम बैरियर से निकलते थे. 11 स्टेट में उनको 5% कस्टम ड्यूटी के तौर पे देने पड़ते थे. ठीक है, अब ये जो कस्टम ड्यूटी थी ये ज़्यादातर वेट, जो गुड्स के जो वेट थे या मेजर करते थे उसके अकॉर्डिंग लगती थी. सपोज़ अगर आप एक स्टेट में गुजर रहे हैं, अगर यहाँ पे गुड्स का वेट 5 kg है तो 5 kg पे 5% लगेगा. और अगर दूसरे स्टेट पे गए हैं और वहाँ पे उसी गुड्स का वेट 12 kg तो वो 12 kg के अकॉर्डिंग 5% लगेगा. और उससे भी बड़ी बात ये थी जो करेंसीज थी
करेंसीज भी अलग अलग थी। अगर आप यहाँ पे कोई और करेंसी दे रहे तो नेक्स्ट स्टेट में जाओगे तो वहाँ आपको कोई और करेंसी देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता था, इससे जो मर्चेंट्स थे उनको अपने जो गुड्स थे यहाँ से वहाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब वो फ्रीली अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बेच नहीं सकते थे। मतलब जितने अगर हैम्सबर्ग से उनको न्यूरमबर्ग जाना है तो जितनी बार भी वो किसी प्लेस पे रुकते हैं उनको उनके वेट करवाने पड़ते हैं, उनकी अपनी करेंसी में वो 5% उनको देने पड़ते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो ड्यूटीज़ थी वो ज़्यादातर वेट ऑफ मेजरमेंट के गुड के अकॉर्डिंग ही लगती थी, क्योंकि हर रीजन का अपना ही वेट करने का सिस्टम था, अपना ही मेजर करने का सिस्टम था। तो जब ये वेट और मेजर करते थे तो जो टाइम कंज्यूमिंग था, जो कैलकुलेशन था वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। सपोज़ अगर कहीं कोई और चल रहा है तो कहीं कहीं और मेजरमेंट होगा। सी द मेजरमेंट ऑफ, दे हैव गिवन द एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द इली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। अगर इली की बात करें तो मतलब हर रीजन में इसका जो लेंथ था वो डिफरेंट था। ठीक है, एन इली of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। अगर जो इली है, जो कपड़े का क्लोथ है, अगर हम उसको फ्रैंकफर्ट में ख़रीदते हैं तो वो 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ है। ठीक है, और अगर फ्रैंकफर्ट में ना लेकर अगर उसी क्लोथ को मेंस में रहते तो वो 55.1 सेंटीमीटर आ जाता है। न्यूरमबर्ग जाते जाते वो 65.6 सेंटीमीटर आ जाता है। ऐसे ही फ्राइबर्ग जाते जाते 53.5 सेंटीमीटर आ जाता। तो व्हाट माय पॉइंट इज़, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट रीजन में जो पर्टिकुलर क्लोथ या जो पर्टिकुलर गुड्स थे उनके अलग अलग सेंटीमीटर्स होते थे, अलग अलग लेंथ होते थे, अलग अलग वेट होते थे। और जब इन्हीं सब चीज़ों को वो कैलकुलेट करने बैठते थे तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, क्योंकि दे हैव टू पे टैक्स ड्यूटी। उनको अपने गुड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह की कंडीशन जो इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रही थी उसमें बड़ी बाधा का रोल प्ले कर रही थी। इकोनॉमिक एक्सचेंज का मतलब होता है पैसे। जब फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं या लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सचेंज। बड़ी बाधा ग्रो कर रही थी। तो जो जो नई कमर्शियल थी जो उस समय बढ़ रही थी तो वो इस कंडीशन पे आर्ग्यू करने लगी। उनको ये लगने लगा कि अगर हम अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं तो हमें कई बाधाओं का, कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। तो इन बाधाओं, इन ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए हमें एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हम जो गुड्स की मूवमेंट हो, चाहे पीपल की मूवमेंट हो, चाहे कैपिटल की मूवमेंट हो, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें ना। तो 1834 में कस्टम यूनियन और वी कैन से ज़िवलरिन बनाया गया पर्शिया में। ठीक है, जिसको बाद में कई जर्मन के स्टेट ने ज्वाइन किया। पर्शिया ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया। उसने 1834 में एक कस्टम यूनियन लिवरिन फॉर्म किया, जिसको बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, ये जो यूनियन था इसने टैरिफ बैरियर था उसको ख़त्म कर दिया ना। टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है जब भी किसी गुड्स के ऊपर टैक्स पड़े तो उसको टैरिफ कहा जाता है। जब भी किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें और उस पर जो टैक्स पड़े दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ ना। तो इस यूनिट ने टैरिफ बैरियर को ख़त्म किया। जो करेंसीज थी उस टाइम पे 30 से 32 तक जो करेंसी चल रही थी, उस टाइम पे बहुत सारी करेंसियाँ चल रही थी, उनको लिमिट कर दिया गया। उनकी जो करेंसीज़ के जो नंबर्स हैं उनको ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिए गए और वी कैन से उन्होंने कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया। बट प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखें तो यूरोप में यूरो चलता है, बहुत बड़ा यूरोप है। वहाँ पे अब हर 2-2, 3-3 छोटे छोटे जगह पे नए कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे एक ही कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस है, वो कि यूरो है। आज के टाइम पे एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस है। हमारे इंडिया में, एशिया में, पाकिस्तान में दूसरे तरीके से रुपए चलते हैं, इंडिया में रुपए चलते हैं। अगर ढाका में जाएँ तो वहाँ दिनार चलता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से करेंसी
इंट्रोड्यूस है, लेकिन यूरोप में अगर आप जाएँ तो यूरोप में एक ही करेंसी चलती है जिसको यूरो कहा जाता है, ठीक है। नाउ द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्शनेस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। फिर इसके बाद इन्होंने रेलवे नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया जिसने और भी जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में बड़ी आसानी की सुविधा प्रोवाइड की, और इसके ज़रिए जो नेशनल यूनिफिकेशन जैसा कॉन्सेप्ट है वो उभर के आने लगा। तो अब लोग एक दूसरे से इकोनॉमिकली कनेक्ट होने लगे, ठीक है। अब वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने लगी, क्योंकि ना अब उनका टाइम बचता था। जब वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उनका टाइम स्पेसिफिकली बचने लगा। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. Here I end this class. Have a good day. Have a nice day.